मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टेस्ट पेपर डिस्कशन जो कि हमारा एवरेज एंड रेशियो प्रोपोर्शन के ऊपर हुआ था। तो लेट्स स्टार्ट आवर पेपर्स डिस्कशन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें तीन आदमियों का एवरेज वेट दिया हुआ है। द एवरेज वेट ऑफ थ्री मैन ए बी एंड सी इज 84 kg। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 84 इंटू 3 जो कि 252 आए। उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि अनदर मैन डी जॉइंस द ग्रुप एंड द एवरेज नाउ बिकम्स 80 kg। इसका मतलब है कि एक और आदमी आ गया डी और इससे हमारा जो एवरेज पहले 84 था अब वो 80 हो गया, मतलब 80 इंटू 4 ये हो गया 320। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ से हम लोग डी की वेट निकाल सकते हैं, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी जो है वो 252 है। उसको अगर हम लोग यहाँ पुट कर देंगे ए प्लस बी प्लस सी की जगह में, तो हमें नेक्स्ट स्टेप में डी का वेट मिल जाएगा, जिसकी हमें जरूरत अभी पड़ेगी थोड़ी देर के बाद। तो ये डी का वेट आ रहा है 68 kg का। ये हमने माइनस करके निकाल लिया, डी का वेट आ गया 68 kg का। और इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनदर मैन ई हुज वेट इज 3 kg मोर देन दैट ऑफ डी रिप्लेसेस ए। मतलब एक आदमी आ गया है ई जिसका वेट डी से 3 kg ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि ई का वेट हो गया 71 kg। और अगली बार क्या कर रहे हैं हम लोग कि ए को रिप्लेस करके उसकी जगह में ले रहे हैं ई को, और इससे तुम्हारा बी सी डी और ई का जो एवरेज वेट है वो हो गया 79 kg। दैट मीन्स 79 इंटू 4। अब 79 इंटू 4 करोगे तो वो आएगा 316। तो अब हमारे पास में मोटा मोटा क्वेश्चन अगर तुम देखो तो ई का वेट आ चुका है, डी का वेट आ चुका है, और बी सी डी ई चारों का मिला के 316 kg है। तो क्वेश्चन में ए का वेट अभी भी हमारा निकालना बाकी है। तो ये निकालने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो ए प्लस 245 हम लोग करेंगे। अब ये 245 कैसे आया, बी सी डी ई में से ई का वेट हमें पता है, तो इसको इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो बी सी डी की जो वेट हो जाएगी दैट विल बी 316 माइनस 71। तो बी सी और डी इनका मिला के वेट बन गया, माइनस कर लो इसको, यही आ रहा है 245। अब ये मैंने क्यों निकाला, क्योंकि हमें ए चाहिए। और यहाँ पे तुम एक इक्वेशन देख सकते हो स्टार्टिंग में कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी जो था वो 320 का था, और उसमें से बी प्लस सी प्लस डी जो है वो 245 का है। तो अगर तुम इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो तो बी सी डी को अगर मैं 245 से रिप्लेस कर देता हूँ, क्योंकि ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं, तो यहाँ से ए का वेट जो होगा दैट विल बी 320 माइनस 245, जो कि इक्वल हो जाएगा 75 kg के साथ में। दैट मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बैट्समैन एवरेज के ऊपर में। हमने क्लास में इसकी बातें की हुई है कि ए बैट्समैन हैज अ सर्टेन एवरेज फॉर 11 इनिंग्स, तो लेट दैट एवरेज बी एक्स बार। हम लोग इस बैट्समैन का 11 इनिंग्स तक का एवरेज ले लेते हैं एक्स बार। इन हिज 12th innings he made a score of 90 runs and his average decreases by 5। और उसका जो न्यू एवरेज अभी है 12th इनिंग्स खेलने के बाद वो 5 कम हो गया है। और ये क्यों कम हुआ है, क्योंकि उसने अपने 12th इनिंग्स में स्कोर बनाया 90 रन्स का। और हमारा क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है कि व्हाट इज हिज एवरेज आफ्टर 12th इनिंग्स, मतलब हम लोग को ये एक्स बार माइनस 5 चाहिए। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि बैट्समैन का एवरेज जो होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू, एक सेकेंड, बैट्समैन का जो एवरेज होता है वो हमेशा इक्वल होता है, अच्छा वो मिसिंग हो गया थोड़ा सा, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक बैट्समैन जो था उसका सर्टेन एवरेज था 11 इनिंग्स तक का। तो लेट दिस एवरेज बी एक्स बार, लेकिन ये उसके 11 इनिंग्स तक का एवरेज था, और उसने अपने 12th इनिंग्स में 90 रन्स बनाए, और उसका जो न्यू एवरेज है वो 5 डिक्रीज हो गया। ये उसने अपने 12 इनिंग्स में 90 रन्स बनाने की वजह से उसका न्यू एवरेज जो है वो इनिशियल एवरेज से 5 कम हो गया। अब तुम्हें बताना है हीज एवरेज आफ्टर 12th इनिंग्स। तो देखो इस क्वेश्चन को अब स्टार्ट करने से पहले हम लोग यहाँ पे बैट्समैन्स एवरेज का फॉर्मूला लिख लेंगे, जो कि होता है टोटल रन स्कोर्ड बाय द बैट्समैन अपॉन टोटल इनिंग्स प्लेड बाय द बैट्समैन। तो अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में कहीं मैच की बात नहीं हो रही, इनिंग्स की बात हो रही है, क्योंकि बैट्समैन को हर मैच में बैटिंग मिलेगा,
तभी जाके उसके इनिंग्स काउंट होंगे, अदरवाइज वो इनिंग्स काउंट नहीं होगा। और बैट्समैन का जब भी एवरेज निकालते हैं तो उसका टोटल रन स्कोर्ड हमेशा देखते हैं टोटल इनिंग्स के साथ में। तो सबसे पहले इस बैट्समैन के एवरेज को मैंने एक्स बार माना है, तब इसने खेला था 11 इनिंग्स। इसका मतलब है कि 11 इनिंग्स खेलने तक उसका टोटल रन्स जो होगा वो 11 एक्स बार होगा। अब उसने अपना 12th इनिंग्स खेला, उसमें कुछ रन बनाए और उसका एवरेज 5 कम हो गया, तो ये भी उसका टोटल रन्स ही होगा, जो कि अब हो गया है 12 इंटू एक्स बार -5। तो इस स्कोर और स्कोर में जो डिफरेंस है, ये वही डिफरेंस है जो कि स्कोर रहा होगा उसके 12th इनिंग्स का, जो कि है 90 रन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो यहाँ पे 90 लिख देते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब सॉल्व करने के बाद तुम्हें दिख ही गया होगा कि एक्स बार की वैल्यू आ गई है 150, लेकिन इसको आंसर मत बना लेना, क्योंकि हमें पूछा गया है हिज एवरेज आफ्टर 12th इनिंग्स। तो आफ्टर 12th इनिंग्स एक्स बार -5 मतलब 150 -5, आंसर विल बी 145। दैट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 6 पर्सन्स वेंट टू अ होटल फॉर टेकिंग देयर मील्स। 6 आदमी खाना खाने के लिए होटल में जाते हैं। 5 ऑफ देम स्पेंड ₹32 ईच ऑन देयर मील्स। इसका मतलब है 160 रुपीज़ का बिल ऑलरेडी बन गया जब 5 आदमियों ने खाना खाया, ईच 32 रुपीज़ खर्च करके। अब बात करते हैं 6th पर्सन की। तो 6th पर्सन जो है वो स्पेंड करता है ₹80 मोर देन एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द 6। तो ऐसा करते हैं कि एवरेज एक्सपेंडिचर जो ऑल द 6 का है उसको लेट कर लेते हैं एक्स बार। तो 6th आदमी ने जो खाना खाया है वो 80 रुपीज़ ज़्यादा है उन पाँचों के ऑफ ऑल द 6 के एवरेज के। तो तुम्हारे पास में ये जो सम आएगा दैट विल बी इक्वल टू 6x बार। अब ये 6x बार क्या है? दैट इज द टोटल मनी स्पेंड बाय ऑल 6 ऑफ देम, क्योंकि जो तुम्हारा एवरेज बनेगा, एवरेज एक्सपेंडिचर होगा, दैट विल बी नथिंग बट द मनी स्पेंट बाय ऑल 6 ऑफ देम। और इस एवरेज को मैंने एक्स बार माना हुआ था, तो मनी स्पेंड जो होगा वो 6x बार हो जाएगा। तो अब यहाँ से 160 + 80 इज इक्वल्स टू 5x बार लिख के 5x बार की वैल्यू आ गई है 240, तो यहाँ से x बार आ जाएगा 240/5। इसको कट कर सकते हैं, 48 आ गया। अब ये 48 जो आया है दिस इज द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द 6, लेकिन हमें तो टोटल मनी बोला गया। तो टोटल मनी, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, टोटल मनी स्पेंड बाय ऑल 6 ऑफ देम विल बी 6x बार, मतलब 6 को 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे और तुम्हारा आंसर हो जाएगा 288 रुपीज़, जो कि सी ऑप्शन में अवेलेबल है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फैमिली कंसिस्ट ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स में आ जाते हैं ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर। ये दो इंसान हो गए यहाँ पे। पेरेंट्स मतलब हो गया फादर एंड मदर, एंड देन देयर 3 चिल्ड्रन, तो उसको ले लेते हैं C1 C2 एंड C3। अब इन सबको लिखने के बाद एवरेज एज ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर का एवरेज दिया हुआ है 67, तो 67 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ 134 लिख लो। फिर फादर और मदर का एवरेज दिया हुआ है 35 का, तो यहाँ पे 70 लिख लो। और ग्रैंड चिल्ड्रन मतलब ये तीनों बच्चों के एवरेज की वैल्यू दे रखी है 6 ईयर्स, तो 18 लिख लो। अब ये पूरों को डिवाइड करना है हमें टोटल मेंबर्स से। तो टोटल मेंबर्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये तुमको देगा एवरेज एज ऑफ द फैमिली। सिंपल सा क्वेश्चन था, तो इनको ऐड करके देख लेते हैं। 134 70 और 18, तो ये तुम्हारा बन जा रहा है 7 3 11 112 222 बन रहा है। अब 222 को 7 से जब तुम डिवाइड करोगे, अभी ऑप्शन देख लेना, ये सब मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो 7 को 222 से डिवाइड करने पे ये 3 के टेबल में जा रहा है, 12 बच गया, 1 में गया 7 5, तो 31 5/7। ये जो है ये 315/7 नहीं है, दिस इज 31 5/7, तो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगेन एवरेज एज ऑफ 6 सन्स ऑफ अ फैमिली। तो ये 6 सन को मैं ले लेता हूँ ABCDEF। इनका एवरेज अगर 8 दिया है तो इसका मतलब है कि सम हो गया 48। एवरेज एज ऑफ द सन्स विद देयर पेरेंट्स, मतलब ABCDEF, ये तो हो गए तुम्हारे बच्चे। अब इनके पेरेंट्स मतलब फादर एंड मदर, इनको ऐड करने पे यही एवरेज हो जाता है 22 का। मतलब 22 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 से, मतलब ये हो गया 176। 8 कैसे हुए? 6 ये हो गए, ये 2 हो गए, 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो 176। अब 48 तो तुम यहाँ लिख दो आराम से। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि फादर इज ओल्डर देन द मदर बाय 8 ईयर, मतलब मदर की जो एज है, फादर की एज मदर की एज से 8 साल ज़्यादा है।
तो तुम्हें मदर की एज निकालनी है। अब तो ये सिंपल हो गया, 56 प्लस 2m दैट इज मदर्स एज इज इक्वल्स टू 176। तो 2m हो जाएगा 176 माइनस 56 जो कि 120 होता है। तो मदर की एज तुम देख सकते हो 60 ईयर्स, 60 वाला ऑप्शन सी है, सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनकम्स ऑफ ए एंड बी एंड सी। ए का, बी का, सी का इनकम तुमको दिया हुआ है 7:9:12। तो मैं इसको लेट कर रहा हूं, ए को 7x, बी को 9x और सी को 12x। और इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो, मतलब ये हो गया इनकम, मैं इनके ऊपर लिख देता हूं आई। अब इसके नीचे लिखूंगा एक्सपेंडिचर ई। तो इनके जो एक्सपेंडिचर का रेशियो है वो है 8, 9, 15। तो इसको मैं ले लेता हूँ 8y, 9y एंड 15y। तो पहले मैंने इनकम का रेशियो देखा था, अब मैंने एक्सपेंडिचर का रेशियो देख लिया। अब इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करने से ही हमें सेविंग्स मिलता है। तो ए का जो सेविंग्स होगा, अगर हम लोग इंडिविजुअली सबकी सेविंग्स निकाले तो ये हो गया 7x माइनस 8y। रेशियो बी का सेविंग हो जाएगा 9x माइनस 9y और सी का सेविंग्स हो जाएगा 12x माइनस 15y। अब आगे कैलकुलेशन करने के लिए, क्योंकि रेशियो ऑफ सेविंग्स पूछा है ए बी एंड सी का, तो उसने तुमको पूछा, बोला हुआ है कि जो ए का सेविंग है, ए का सेविंग अभी हमने निकाल लिया है 7x माइनस 8y। तो ये मैं साइड में लिख देता हूँ। ए का जो सेविंग्स है दैट इज 1/4 ऑफ हिज इनकम, 1/4 ऑफ हिज इनकम मतलब 7x/4। तो यहाँ से हम लोग x और y के बीच में कुछ एक रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं ये क्या बन के आता है। तो ये बन गया 28x माइनस 32y इज इक्वल्स टू 7x। दैट मीन्स 21x 32y के इक्वल आ गया। यहाँ से तुम चाहो तो x की वैल्यू को y के टर्म्स पे निकाल सकते हो। तो ये हमें एक रिलेशन मिल गया है x और y के बीच का, जो कि हम यहाँ यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे आ गया 7 इंटू 32/21y माइनस 8y, रेशियो 9 इंटू 32/21y माइनस 9y, और फिर रेशियो 12 इंटू 32/21 इंटू y माइनस 15y। अब इसको तुम सॉल्व कर सकते हो। जैसे सॉल्व करने जाएंगे तो फर्स्ट वैल्यू आ गई 32y माइनस 24y अपॉन में 3। नेक्स्ट वैल्यू में इसको 3 और 7 से कट कर लो तो ये हो जाएगा 96y माइनस 63y अपॉन में 7। और सबसे लास्ट वाले में इसको 4 के टेबल में कट कर लेते हैं, 3, 7। तो ये बन जाएगा 96y माइनस 105y अपॉन में 7। अब तुम देख सकते हो ऊपर आ गया है 8y अपॉन 3, यहाँ पे आ गया है 33y अपॉन में 7, और यहाँ पे आ गया है 128 आ रहा था ना, यहाँ पे 12 इंटू 32 करेंगे तो 128 आ जाएगा। 96 तो ये 128y हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे डिवाइड भी करना है फिर एलसीएम लेना है। तो ये बन जाएगा 128y माइनस 105y अपॉन में 7। तो फाइनली आंसर तुम्हारा आ रहा है 8y रेशियो 33y रेशियो 23y। इसके नीचे 3 है, इसके नीचे 7 है और इसके नीचे भी 7 है। तो यहाँ पे अगर हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो तुम्हारा जो सही आंसर निकल के आएगा 377 को लेके तो 56, 99 एंड 69, 56, 99 एंड 69 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें दिया हुआ है रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास ट्रेन फेयर्स बिटवीन टू स्टेशंस, फेयर और नंबर ऑफ पैसेंजर्स। अब सीधी सी बात है कि जो फर्स्ट क्लास के पैसेंजर्स होंगे उनका फेयर ज़्यादा होगा और सेकेंड क्लास वाले का कम होगा। तो ये फर्स्ट क्लास की बात हो रही है और ये सेकेंड क्लास के पैसेंजर्स की बात हो रही है। तो फेयर 3x और 1x के रेशियो में है, तो नंबर ऑफ पैसेंजर्स जो ट्रेवल करेंगे ऑब्वियसली वो कम होंगे फर्स्ट क्लास में एज कंपेयर टू सेकेंड क्लास। और इनका जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी द अमाउंट कलेक्टेड। जैसे फर्स्ट क्लास के पैसेंजर से अमाउंट कलेक्टेड हो गया 3xy, सेकेंड क्लास के पैसेंजर से 50xy, और इसका सम तुम्हें दिया हुआ है ऑन अ पर्टिकुलर डे ₹1325 बी कलेक्टेड फ्रॉम द पैसेंजर्स ट्रेवलिंग बिटवीन दीज टू स्टेशंस। तो 53xy की वैल्यू हो गई 1325 के इक्वल। दैट मीन्स 1325 अपॉन 53 आ गई xy की वैल्यू। और हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम सेकेंड क्लास पैसेंजर्स। सेकेंड क्लास पैसेंजर्स से हमने डिसाइड किया था कि 50xy कलेक्ट हो रहा है, तो 50 लिख के xy की जो भी वैल्यू तुमने यहाँ निकाली है उसको लिख दो। और 53 डेफिनेटली 1325 को तो कट करेगा ही करेगा। लेट्स चेक कर लेते हैं एक बार।
ये 106 में चला गया 265 मतलब 25, ये 25 हो गया, तो 25 इंटू 50 हो गया 1250, तो 1250 तुम्हारा कलेक्शन होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हारे पास 3 नंबर्स हैं ए बी एंड सी और उनका रेशियो दिया हुआ है 1:2:3। तो मैंने तीनों नंबर्स को लेट कर लिया है 1x 2x एंड 3x, और इनका एवरेज मतलब 1x प्लस 2x प्लस 3x अपॉन में 3 is 600, तो इसका सम निकाल लेते हैं सीधा 1800। तो यहाँ से क्या होगा, ऐसा करने पे हमें इंडिविजुअल वैल्यूज ऑफ द नंबर मिल जाएंगे, जो कि पहला नंबर को बना दिया हमारा 300, दूसरा हो गया 600 और तीसरा हो गया 900। अब ये करने के बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए को 10% इंक्रीज करना है, 300 का 10% मतलब 30, तो न्यू वैल्यू आ गई ए के लिए 330। बी को 20% डिक्रीज करना है, 600 का 20% मतलब इसका 1/5 इसमें से माइनस कर दो, तो ये 480 हो जाएगा, न्यू वैल्यू हो गई है। अब वो बोलता है, सी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, वो बोलता है देन टू गेट द एवरेज इंक्रीज्ड बाय 5%। तो जो हमारा एवरेज था पुराना वाला वो तो 600 था, तो 600 का 5% अगर हम लोग बढ़ाते हैं मतलब ये हो जाता है 30, मतलब 630 अगर तुम एवरेज बनाना चाहते हो तो सी विल बी इंक्रीज्ड बाय। ओके, तो हम लोग यहाँ पे नया लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, न्यू एवरेज के हिसाब से ये कितना हो जाएगा 630 इंटू 3 दैट इज 1890, क्योंकि तुमने 30 बढ़ा दिया है 600 में, 630 इंटू 3, तो ए की वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी पता है 330 है, बी की वैल्यू है 480, सी हमें पता करना है तो वो कर लेंगे। अभी देख लेते कितना आता है, 480 और 330 को ऐड किया 810 आ रहा है। अब 1890 से अगर मैं 810 को माइनस कर दूँ तो बन रहा है 1080, तो पहले था सी 900, अब वो चेंज होकर हो गया 1080, तो कितना इंक्रीज हुआ डी 180। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ₹600 को हमें डिवाइड करना है 3 लोगों में ए बी सी, सच दैट ₹40 मोर देन 2/5 ऑफ ए शेयर, 2/5 ऑफ ए शेयर का 40 ज़्यादा, ₹20 मोर देन 2/7 ऑफ बी शेयर, 2/7 ऑफ बी शेयर से 20 ज़्यादा, और 9/17 शेयर ऑफ सी से 10 ज़्यादा, इन तीनों की वैल्यू को इक्वल कहा जा रहा है। अच्छा, इन तीनों को इक्वल करके मुझे पहुंचना कहाँ तक है, ए के शेयर तक। तो सबसे पहले तो इसको इक्वेट कर दो ए के साथ, के के साथ इक्वेट करके हम यहाँ से तीनों वैल्यू को के टर्म्स में कर लेंगे। तो 2a/5 इज इक्वल्स टू k माइनस 40, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 5k माइनस 200 अपॉन 2। संभाल के लिख दो, यहाँ पे बना देते हैं एक इक्वेशन 5k माइनस 200 अपॉन में 2, क्योंकि हमें पता है कि a प्लस बी प्लस सी तीनों मिला के 600 के इक्वल आने वाला है। अब दूसरा यहाँ से 2b/7 इज इक्वल्स टू k माइनस 20, तो b की वैल्यू हो जाएगी 7k माइनस 140 अपॉन में 2। अब ये मैं यहाँ पे चिपका रहा हूँ 7k माइनस 140 अपॉन में 2। c की वैल्यू यहाँ से निकाल लूँगा 9c/17 इज इक्वल्स टू k माइनस 10, तो c की वैल्यू हो गई 17k माइनस 170 अपॉन में 9, तो 17k माइनस 170 अपॉन में 9, और ये सारी वैल्यू इक्वल है 600 के। तो अब यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, 2 और 9 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 9 का एलसीएम अगर लेते हो तो 18 आता है, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो 45k माइनस 1800, इसको भी 9 से मल्टीप्लाई कर दो 63k माइनस 1260, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो 34k माइनस 340 इज इक्वल्स टू 600। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 12800, 45 63 34, एक बार ऐड कर लो 45 63 एंड 34, 2 बचा 6 4 10 142 हो रहा है, ठीक है 142k, 142k आ गया तुम्हारा यहाँ पे इसकी वैल्यू, और बाकी सम है उसको करेंगे तो वो तुम्हारा बन जा रहा है 1800 1260, कर लेते हैं एक बार 1800 1260 और 340, 8 to 10 34 3400 3400। अब इसको उठा के वहाँ फेंकेंगे तो 142k की वैल्यू हो जाएगी 14200 में से 3400 माइनस करेंगे तो ये कुछ बन रहा है तुम्हारा
सब कुछ काट कूट के आएगा, के की वैल्यू आ रही है 100। अब के की वैल्यू 100 आ गई तो हमें तो ए का शेयर निकालना था, इस शेयर को यहाँ पुट कर दो, तो 5 इंटू 100/2 करके सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 150 के इक्वल, तो 150 इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। आखिरी क्वेश्चन है कि सम मनी इज टू बी डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी, मनी तो उसने बताया ही नहीं, सच दैट 5 टाइम्स ए शेयर, 3 टाइम्स बी शेयर एंड 2 टाइम्स सी शेयर, ये सब आपस में इक्वल है। मनी उसने हमें बताया नहीं है, कोई बात नहीं, इन सबको इक्वल कर देते हैं के साथ। यहाँ से ए का शेयर आ गया k/5, बी का शेयर आ गया k/3 और सी का शेयर आ गया k/2। अब तुम्हें सिर्फ इनके शेयर्स का रेशियो चाहिए, मतलब तुम्हें रेशियो चाहिए k/5, k/3 और k/2 का। तो ये एलसीएम लेने के बाद बन जाता है 30। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 3 यहाँ 6 आएगा, 6k, 10k, 15k, बाकी सब कैंसिल कर दो, तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया 6 10 15, जो कि डी ऑप्शन में अवेलेबल है। पेपर थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चंस वाले थे, बट देन 20 to 21 मिनट्स के अंदर में ये हो गया है, क्योंकि मुझे वो क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना पड़ रहा था। यू पीपल कैन डू इट इन मैक्स टू मैक्स 15 to 18 मिनट्स। चलो, एनी हाउ, कोई डाउट रह गया है तो यू कैन आस्क मी इन द क्लास एंड गो थ्रू विद द सॉल्यूशंस वेरी केयरफुल। टिल देन, टेक केयर, थैंक यू।